हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, या लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रक्रिया जानेंगे। या फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को जानेंगे, किस प्रकार से गुणसूत्र के माध्यम से उनमें अगली आने वाली संतति में ये पता किया जाता है कि वास्तव में कि यहाँ उत्पन्न होने वाली संतति पुरुष है या महिला, उसका निर्धारण कैसे होता है। लेकिन वर्तमान समय में ये सभी प्रक्रियाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन मनुष्य में हम ये निर्धारण करने की प्रक्रिया केवल अध्ययन के लिए कर रहे हैं। आइए मानव में शिशु के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा में क्वेश्चन हो सकता है साथ साथ में, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अथवा में संभव है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, या सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आरेख के द्वारा समझाइए, तो भी आपको यही आंसर देना है। ठीक है। सबसे मुख्य बात है कि मनुष्य में या मनुष्य की कोशिकाएं होती है। मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अथवा जोड़े के रूप में आप देखेंगे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक, इनमें से नर में तथा मादा दोनों में ही, अर्थात मेल एंड फीमेल दोनों में ही बहुत 22 जोड़ा गुणसूत्र, 20 पेयर्स क्रोमोसोम्स एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं। 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें वास्तव में देहक या ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। दोनों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होगा या क्रोमोसोम्स होगा, वो वास्तव में सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कहलाता है, लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। और वो ही वास्तव में सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाला है, निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है। तो हम यहाँ देखते हैं मादा में लिंग गुणसूत्र में एक समान होते हैं दोनों ही गुणसूत्र, जो जोड़े के रूप में रहेंगे। 23वां जोड़ा गुणसूत्र में एक्स एक्स होता है, जबकि नर जो होगा, नर में एक समान नहीं होते हैं, उनमें एक एक्स होता है, दूसरा बाय होता है। बाय होता है वो थोड़ा छोटा होता है आकार में, इसमें बाय गुणसूत्र आकार में थोड़ा छोटा होता है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण के समय दोनों लिंग गुणसूत्रों में से एक एक गुणसूत्र ही युग्मक में या गैमेट में प्रवेश करता है। यदि उसमें, यहाँ कहने वाली बात यह है कि यदि उसमें वास्तव में देखा जाए दोनों में अगर एक्स एक्स गुणसूत्र शामिल हैं, जैसे एक्स एक्स गुणसूत्र शामिल हैं, तो दोनों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र फीमेल का आने वाले युग्मक में प्रवेश करेगा। ये दूसरा गुणसूत्र है वो दूसरे गैमेट में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से यदि आप देखना चाहेंगे तो एक्स बाय में से पुरुष का केवल एक्स गुणसूत्र ही जाएगा, और दूसरा वाला युग्मक गैमेट होगा तो उसमें बाय वाला गुणसूत्र जाएगा। एक में केवल एक ही गुणसूत्र प्रवेश करता है, दूसरा दोनों एक साथ प्रवेश नहीं करते। पुरुष के दोनों एक साथ में युग्मक में प्रवेश नहीं करते। इसी प्रकार से महिला के भी दोनों एक साथ युग्मक में या गैमेट में प्रवेश नहीं करते हैं। इन्हें हम अभी ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, युग्मक निर्माण के समय दोनों लिंग गुणसूत्र में से एक एक गुणसूत्र ही युग्मक में प्रवेश करता है। निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय माता के एक्स गुणसूत्र वाले युग्मक अर्थात अंडाणु को पिता के एक्स गुणसूत्र वाले युग्मक अर्थात शुक्राणु से जब निषेचित होता है, तब उत्पन्न होने वाली संतति या संतान पुत्री उत्पन्न होती है। ये भी हम आरेख की सहायता से ही समझेंगे। अर्थात जब जो संतति उत्पन्न हो रही है उसमें यदि दोनों ही गुणसूत्र का जोड़ा एक्स एक्स होगा, तब ये कहा जाएगा कि उत्पन्न होने वाली संतति पुत्री उत्पन्न होगी। ठीक, इसके आगे
यह देखते हैं हम, जबकि इसके विपरीत माता के एक्स गुणसूत्र वाले युग्मक अर्थात अंडाणु ओवा को पिता के वाय गुणसूत्र वाले युग्मक अर्थात शुक्राणु से निषेचित किया जाता है या होता है, तब उत्पन्न होने वाली संतति पुत्र प्राप्त होती है। या कि देखा जाए कि इसमें गुणसूत्र भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ गुणसूत्र भिन्न भिन्न होने से तात्पर्य ये होगा कि एक एक्स गुणसूत्र होगा जो माता से मिला है और दूसरा गुणसूत्र होगा वाय जो कि पिता से मिला हुआ है, तब वहां पर संतति पुत्र प्राप्त होगी। इसे हम ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आरेख चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके एक्स एक्स जो गुणसूत्र होंगे वो माता के होंगे और एक्स वाई जो गुणसूत्र होंगे वो पिताजनक के होंगे। ठीक है, या मैं इसे इंटरव्यू कर देता हूँ, इसमें आपको दिखेगा एक्स वाई गुणसूत्र, ये एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक, ये होंगे माता के, जो जनक होगा वो माता होगी और जी जनक है वो पिता होगा। इसके बाद हम इनके गैमेट निकालेंगे। गैमेट निकालने के लिए यहाँ पर से दो प्रकार के गैमेट इनमें बनते हैं, तो दो प्रकार के गैमेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से दो प्रकार के गैमेट यहाँ बनेंगे और दो प्रकार के गैमेट यहाँ से निकालेंगे। ठीक, ये यहाँ भी सेम दो प्रकार के गैमेट बनना है, समा विषम बनेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यह देखते हैं, यह एक गैमेट निकलेगा एक्स, यह इसी प्रकार से दूसरा गैमेट भी एक्स निकलेगा, क्योंकि दोनों गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र इनके एक्स एक्स हैं। यह दोनों गुणसूत्र एक्स और वाई अलग अलग हैं, इसलिए वाई एक्स और वाई दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से। देखिए पिता में एक्स और वाई दो अलग अलग गैमेट्स बने हैं, इसी प्रकार माता में दोनों समान गैमेट्स बने हैं, युग्मक बने हैं। इनके यहाँ मैं लिख देता हूँ, युग्मक हैं। युग्मक अर्थात जी शुक्राणु होंगे। ठीक, और यहाँ युग्मक बनेंगे वो होंगे अंडाणु। या ओवा या अंडाणु इन्हें हम कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं। इनके बीच में क्रॉस का साइन लगा दिया जाए, क्योंकि इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो ये किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे यदि इस एक्स वाले गुणसूत्र, इस एक्स गुणसूत्र वाले ओवा का फर्टिलाइज पुरुष के या पिता के एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ में होता है या शुक्राणु से होता है, तब यहाँ पर जो संतति बनेगी वो संतति होगी एक्स एक्स संतति होगी। जो एक्स एक्स संतति होगी वो वास्तव में पुत्री संतति को जन्म देगी। ठीक ना, जो भी संतति होगी वो पुत्री संतति के रूप में जन्म लेगी। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरे को देख लेते हैं यहाँ से, कि यदि इस एक्स वाले का ही हम यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं ये, और वो यदि वाय गुणसूत्र वाले शुक्राणु से फर्टिलाइज होता है ओवा, तब यहाँ पर संतति बनेगी। वो संतति होगी एक्स एक्स की संतति, एक्स और वाय गुणसूत्र वाली संतति होगी। यह संतति वास्तव में जब उत्पन्न होगी तो पुत्र के रूप में उत्पन्न होगी, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक, इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर कि एक गुणसूत्र भी इसका ये बाकी है, इसकी यह फर्टिलाइज कराएंगे। यहाँ पर से हम देख लेते हैं इसे, यदि ये ओवा वाला ये ओवा फर्टिलाइज होगा जिसमें कि एक्स गुणसूत्र है, वो यदि एक्स से फर्टिलाइज होता है, मेल के एक्स से यदि वो फर्टिलाइज होता है, तब यहाँ पर जो गुणसूत्र
वाली संतति बनेगी वो XX गुणसूत्र वाली संतति बनेगी। और जो XX वाली गुणसूत्र वाली संतति जो बनेगी वह वास्तव में पुत्री के रूप में जन्म लेगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर हम देखते हैं। अब ये X वाली संतति जो है, यहाँ आप देखेंगे Y गुणसूत्र वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होती है तब कौन सी संतति बनती है। यहाँ इसी प्रकार से यदि ये Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से फर्टिलाइज होता है तब यहाँ पर जो संतति बनेगी वो वास्तव में XY संतति होगी। और जो XY संतति होगी वो जब उत्पन्न होगी तो पुरुष के रूप में या पुत्र के रूप में उत्पन्न होगी। ठीक, यहाँ पर जो नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, XX कॉम्बिनेशन पुत्री को जन्म देगा। ये पुत्रियाँ होंगी। ठीक, ये पुत्र होंगे यहाँ पर, और ये पुत्री होंगी XX है तो, और ये पुत्र होंगे XY है। यहाँ आप देख पाएंगे कि 25% हमारे पास पुत्रियाँ और 25% यहाँ पर इधर पुत्र, तो 25% यहाँ पर पुत्रियाँ और 25% यहाँ पर पुत्र। टोटल ये कहा जाएगा कि 50% यहाँ पर हो जाएंगे पुत्र और 50% पुत्रियाँ। इस प्रकार से पुत्र की जो प्राप्ति होगी वो 50% की संभावना रहेगी और पुत्री की संभावना रहेगी वो भी 50% की संभावना रहेगी उत्पन्न होने की। इस प्रकार से 50-50 चांस होते हैं पुत्र उत्पन्न होने के और पुत्री उत्पन्न होने की। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। यदि XX गुणसूत्र वाली संतति होती है तो वो पुत्री के रूप में होगी और XY गुणसूत्र वाली संतति होगी तो वो पुत्र के रूप में होगी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पेज टू पेज पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं कक्षा 10 10th क्लास विज्ञान के भी इसी क्रम में। और मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में।